नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन एच के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे भारत में जो हमारा अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी बात कर रहे थे। और हमने गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज और भी जो भारत की नदियां हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी की। यह जो नदी है चंबल नदी, ये यमुना की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी क्षेत्र से ये इसका उद्भव है। वो स्थान मीन सी लेवल से या समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के लगभग है और ये मध्य प्रदेश में मऊ नामक स्थान है उसके पास में है। वहाँ से ओरिजिन होने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद यह नदी कोटा, भिंड, मुरैना, आगरा, इटावा, यहाँ पे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई इटावा के दक्षिण में ये यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब ये जो नदी है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में प्रवाहित होती है और फिर ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इसका पौराणिक नाम जो है वो चर्मनवती या कामधेनु भी इसे कहा जाता है। और राजस्थान में कोटा क्षेत्र में इसका बहाव क्षेत्र है, कोटा में है ये। और बहुत राजस्थान के लिए एक ही ऐसी नदी है जिसमें वर्ष पर्यंत पानी रहता है और ये नदी बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर नदी की। यह नदी झारखंड के पलामू ज़िले में छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है और ये इसकी 4 इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें गरही, कोन्हार, जुमनिया और बराकर है इसकी सहायक नदियां। और ये इन सब सहायक नदियों से मिलने के बाद एक बहुत वृहद रूप में आ जाती है ये, और लगभग 545 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये हुगली नदी जो है उसमें मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो करीब 22,000 किलोमीटर का है और इससे प्रतिवर्ष बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ये कलकत्ता से 56 किलोमीटर पूर्व में हुगली के दाईं किनारे से आके उसमें मिल जाती है और हर वर्ष इसमें बाढ़ की स्थिति हम देखते हैं। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं उसमें सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा नहीं है परंतु इसकी अपनी लंबाई बहुत है। तिब्बत के ये कैलाश पर्वत क्षेत्र के पूर्वी ढाल से मीन सी लेवल से लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है और ये मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। यह नदी जो है ये हिमालय के समानांतर लगभग 1200 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है इसमें अनेक इसकी सहायक नदियां भी हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 5,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें भारत का 3,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें आता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी अपनी इंडिविजुअली सबसे बड़ी नदी है और ये नदी ये अपने आप में इसका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि बहुत बड़ा इसका एरिया है, बहुत बड़े स्थान पे ये बहती है। तो ये जो नदियाँ हमने पढ़ी ये सारी नदियाँ थीं जो कि उत्तरी भारत में प्रवाहित होती हैं, जिसमें अधिकांश नदियों का कनेक्शन जो है वो हिमालय क्षेत्र से है। और मेन जो नदी है इसमें गंगा नदी, सिंधु नदी और यमुना नदी है और उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की नदियों की। अब उत्तर और दक्षिणी भारत की नदियों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जहाँ उत्तर भारत की नदियाँ 12 महीने बहने वाली है। क्यों 12 महीने बहने वाली हैं? क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इसमें पानी की आवक इन नदियों में तब भी रहती है और दक्षिण में इस प्रकार का कोई सोर्स पानी का नहीं है, इसलिए ये 12 मास बहने वाली नदियों में नहीं आती है। ये पूरी तरह से इनका पानी जो है वो बरसात के पानी पे ही इनकी डिपेंडेंस रहती है। इसलिए
यहाँ पर ये नदी है, इनके बहाव में ग्रीष्म काल में या वर्षा के पहले का जो काल होता है उसमें इसमें पानी कम हो जाता है, या कई नदियों में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है। अगर हम ये जो नदियाँ हैं, इसमें दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर कुछ पूर्व और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी की तरफ, जो पूर्वी क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इस प्रकार की नदियों में जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसमें कुछ नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें महानदी जो नदी है ये अमरकंटक के दक्षिण में, मध्य प्रदेश में स्थान है अमरकंटक, उसके दक्षिण में सिंघवा से निकलती है। ये नदी पहले उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, फिर सेवनाथ मिलने के बाद ये नदी पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। संबलपुर के निकट ये नदी वृहदाकार हो जाती है और कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसमें इसकी अनेक सहायक नदियां इसमें मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई हम मानते हैं 890 किलोमीटर है और जल ग्रहण क्षेत्र 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें से लगभग 53% छत्तीसगढ़ में है और 46% जो है वो उड़ीसा में है। ये नदी भी हर साल उड़ीसा में बाढ़ लाती है। इससे इसका पानी जो है ये बहुत उफान पे रहता है बारिश के मौसम में, और इसलिए इसे उड़ीसा का शोक या सौरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। और इस नदी का बहुत महत्व इस तरह से है कि हीराकुंड बांध जो है, जो मल्टीपर्पज़ डैम है, उसका निर्माण इसी नदी पे हुआ है। फिर हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें एक बहुत बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ये नदी नासिक जो है मध्य प्रदेश में, उसके समीप जो सह्याद्री की पहाड़ियां हैं वहाँ पर 1060 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और ये इसके साथ इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, जिनमें इंद्रावती, शबरी, पंजांग, वर्धा, ताल, मूला आदि नदियां हैं। और धवलेश्वर के बाद ये जो गोदावरी नदी है दो भागों में विभक्त हो जाती है। पूर्वी शाखा जो है वो गौतमी गोदावरी कहलाती है, पश्चिमी शाखा वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है। मध्य में एक नदी और प्रवाहित होती है, उसे वैष्णव गोदावरी के नाम से जानते हैं। ये जो नदी है ये बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 29,080 वर्ग किलोमीटर में है। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। ये प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम भी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में मीन सी लेवल से लगभग 1327 मीटर की ऊंचाई के स्थान पे महाबलेश्वर, जो एक यहाँ का हिल स्टेशन है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी 10 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कोयना, मालभारा, घाट प्रभा, वरना, मूसी आदि प्रमुख है। दूधगंगा भी इसकी एक प्रमुख नदी है और इसे कुछ क्षेत्रों में कोयना और घाट प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में प्रविष्ट होते हैं। इससे पूर्व कृष्णा से भीमा नदी यहाँ पे मिल जाती है और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट तुंगभद्रा में मिलती है और हैदराबाद के दक्षिण में मूसी में मिलती है। रायचूर के निकट कृष्णा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से नीचे आ जाती है, मैदान की तरफ आ जाती है। फिर 5 मील की दूरी तय करने के बाद और 120 मीटर नीचे उतर जाती है और विजयवाड़ा के 65 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के 2 भाग हो जाते हैं और ये मुसलीपट्टम नामक एक स्थान के समीप से ये नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1290 किलोमीटर और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 2,51,230 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी की। ये जो नदी है ये दक्षिणी भारत की बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों जगहों पे ये नदी बहती है और इन दोनों राज्य के बीच में
बहुत बड़ा रिवर डिस्प्यूट इस नदी को लेके होता है, जल के बंटवारे को लेके होता है। जिस साल अच्छी बारिश नहीं होती है उस साल बहुत ज़्यादा इस नदी के पानी को लेके आंदोलन होते हैं, पर जिस साल बारिश अच्छी होती है, नदी में पानी की आवक अच्छी होती है, उस साल ये समस्या नहीं आती। पिछले 2-3 सालों से अच्छी बारिश होने के कारण इस प्रकार की समस्या इस क्षेत्र में नहीं आ रही है। तो ये जो नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और ये कर्नाटक में कूर्ग नामक स्थान है, वहाँ पे मरकरा के निकट सह्याद्री पहाड़ियों से निकलती है। ये जो स्थान है वो मीन सी लेवल से 1341 मीटर हाइट पे है और लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, हेमवती, स्वर्णवती, लोकपावनी, भवानी, नोयल, अमरावती इनकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, कावेरी की छोटी छोटी नदियां हैं, वो ये हैं। मैसूर में ये नदी इसका बहाव क्षेत्र कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और तमिलनाडु के में प्रविष्ट होने से पूर्व इसका नाम मेकादादु या अंडम कावेरी भी इसको कहते हैं। श्रीरंगम के निकट यह उत्तरी और दक्षिणी शाखा में विभक्त हो जाती है। अब कावेरी पत्तम का प्राचीन बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर ही है। समुद्र से गिरने से पहले ये नदी एक विशाल डेल्टा का भी निर्माण करती है। उसका भी 55% भाग तमिलनाडु में बहता है और 41% भाग कर्नाटका में बहता है और कुछ बहुत लिमिटेड क्षेत्र में कूर्ग से निकलने के बाद एक छोटा सा 3% का केरल का भी ऐसा भाग है जहाँ पे ये नदी दिखाई देती है। इस नदी की लंबाई 805 किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 72,520 किलोमीटर का है। और ये जो एरिया है, ये जो इसका बहाव क्षेत्र है, इसमें इसके द्वारा 2 बड़े जल प्रपातों का निर्माण होता है, जिसमें शिव समुद्रम और होके नागल, ये जो 2 जल प्रपात हैं इस नदी के बहाव में आते हैं। फिर हम बात करते हैं तुंगभद्रा नदी की। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसमें 6 अन्य इसकी सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त भीमा नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी, पेन्नार, शेरावती, पेरियार, बगलाई, ये सारी जो नदियां हैं, ये नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, ये सारी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी भारत के बाद अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी भारत की नदियों के बाद ये सारी जो नदियां हैं ये भी उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, राजस्थान में, इन सब क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो ये हमने टोटल सारी नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आपको सबसे पहले इन सब नदियों को मानचित्र पे इनका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद हमें एक और जो मुख्य बात इसमें पढ़नी है वो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर पाया जाता है। इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, एक फ़ोटो आपको डाल दिया जाएगा, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से इन दोनों की नदियों में अंतर पाया जाता है। अंतर किस प्रकार का होता है कि भी हम ये मानते हैं हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं उसमें साल भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो वर्ष पर्यंत नहीं बहती है। हिमालय पर्वत की नदियों की लंबाई ज़्यादा है, पठारी क्षेत्र की दक्षिण की नदियों की जो लंबाई है वो कम है। हिमालय क्षेत्र की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में ये कम है। हिमालय की नदियां जो हैं वो बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र पे बहती है, इसलिए बहुत गहरे गॉर्ज बनाती है, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम गहराई वाली या उथली चोटियों से नीचे आती है, तो इसमें इतने ज़्यादा गॉर्ज बनने की संभावना यहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार के हमारे करीब 15 पॉइंट्स हैं जिसकी फ़ोटो आपको डाल दी जाएगी, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अतिरिक्त भारत का ये जो हमने पढ़ा है पूरा अपवाह सिस्टम जो है, इसको स्टडी कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस रहते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको मैप भी इसका आना चाहिए। नदियों पे जो हमारा मैप आता है भारत के पेपर में, उसमें नदियां का भी मार्क करने का आ सकता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस के तौर पर इन नदियों को मार्क करना पड़ेगा, उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा, उसके बहाव क्षेत्र को देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज ख़त्म हुआ है, आप इसको देखिएगा। इसके बाद हम जो सेकेंड पेपर है एशिया, उसकी बात करेंगे, उसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल ये जो आपको सारा टेक्स्ट और PDF और ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स भेजे गए हैं, आप इनको
सुनिए, जो भी आपका मटेरियल है उसको निकालिए और कम से कम जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उसका अध्ययन आप प्रारंभ कर दीजिए, ताकि नोट्स और आपके पास सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो तैयार होते रहें। मानचित्र की प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सिलेबस काफ़ी है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है दोनों ही पेपर्स का, इसलिए बेटर ये रहेगा कि हम साथ के साथ इनकी तैयारी करते चलें। हम आपको टेस्ट पेपर भी साथ में देते हैं, आप उसको इसी पे करने के बाद आप इस पे वापस उसको डाल सकते हैं, हम उसको चेक कर लेंगे। थैंक यू।